टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ आज हमारी कोशिश में होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश पटेल साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप? लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार। चलिए, तो हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार आप क्या कुछ खास लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो बताओ कि शो में बताने वाले हैं आपको कि टैक्स के लिहाज से आपको शेयर बाजार का निवेशक बनने में फायदा है या ट्रेडर। और कई लोग ऐसे भी हैं जो निवेशक और ट्रेडर दोनों हैं, तो कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी। और साथ में भी बताएंगे कि क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत जैसा कि मैंने कहा कि मुकेश पटेल साहब कई सारे रिसर्च लेकर के आए हैं। मुकेश पटेल साहब, एक ज़माना था जब शेयर बाज़ार के लोग जो है कहते थे कि ट्रेडर से ज़्यादा अच्छा है कि आप निवेशक बन के रहें। हालांकि आज भी लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है तो निवेशक रहो, अच्छा है, ट्रेडिंग में बहुत सारे तकनीकी पेंच होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स के लिहाज से पूछें तो इनकम टैक्स की देनदारी के लिहाज से अगर कोई ट्रेडर है तो उस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, और अगर कोई इन्वेस्टर है तो उस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो हमें जो अभी करंट प्रिवेलिंग टैक्स के प्रोविजंस हैं उसके आधार से वित्तीय वर्ष 2025-26 की हम बात करें तो अगर आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपका या तो ये इक्विटी में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म 12 महीने से कम अरसे के लिए आपने जो होल्डिंग किया है और उसमें से गेन होता है, उस पर जैसे हम जानते हैं 20% का फ्लैट टैक्स है। और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है, 1 साल से ज्यादा होल्डिंग वाले आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, इक्विटी यूनिट्स में, तो आपको 12.5, तो 20 और 12.5 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का रेट है। इसकी कंपैरिजन में अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप बिजनेस इनकम दिखाते हैं मार्केट से, तो 0 से लेके, जैसे आप जानते हैं, 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स ब्रैकेट आता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी आय है, कौन से स्लैब में पड़ेगी, उसके आधार से आपको टैक्स लगेगा। तो ये जो एक 25-26 से टैक्स के स्ट्रक्चर में काफी कुछ बदलाव आए हैं, उसके कारण आज हम बात करेंगे कि हाउ इट हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड, आगे जो था और अब कैसे नजरिए से देखना है। बिल्कुल, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब जो चीज़ें बदली हैं, टैक्स के स्ट्रक्चर में बदलाव आया है, तो एक शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको निवेशक बनने में भलाई है या ट्रेडर बनने में भलाई है, इनकम टैक्स के लिहाज से कहें तो? बिल्कुल लक्ष्मण जी, एक छोटा सा चार्ट हम हमारे दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं, जिससे इस पर एक स्पष्ट फोकस और स्पॉटलाइट होगी। पर मैं मोटी मोटी बातें अगर समझाऊं तो ये ख्याल में रखना है, जैसे मैंने बताया कि 12.5% फॉर लॉन्ग टर्म और 20% फॉर शॉर्ट टर्म। अब आप देखिए कि ये चार्ट में से जैसे हमारी नॉर्मल इनकम होती है, ट्रेडिंग इनकम तो नॉर्मल स्लैब में आएगी। तो पहले अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो 12 लाख तक, 12 लाख से कम अगर आपकी आय है तो 0 टैक्स है। अब ये ख्याल में रखना है कि 12 लाख अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन होता है तो 4 लाख का पहले एग्जम्पशन लेते हुए बाकी का 8 लाख, उस पर 20% 1,60,000 लग जाएगा। और इसी केस में जो लॉन्ग टर्म का गेन है उसमें आपको 1 लाख भरना होगा। तो अब ये छोटा जो निवेशक है वो ये सोचेगा कि मैं अगर 12 लाख तक की और या तो उससे मेरी कम आय है तो मैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में 1,60,000 या 1 लाख तक मैं भरूंगा। इसकी कंपैरिजन में अगर मैं ट्रेडिंग में, बिजनेस इनकम में दिखाऊं तो मेरा 0 टैक्स हो जाएगा। तो ये एक उसको एक झटका लगेगा कि आई हैव टू थिंक ऑफ माय स्ट्रेटेजी। उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे
तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए 20 लाख इज लाइक अ कट ऑफ या थ्रेशोल्ड लिमिट, क्योंकि 20 लाख पर जो आपका LTCG का टैक्स लगेगा, अंदाजा मोटा मोटा, वो ऑलमोस्ट आपका जो नॉर्मल इनकम पर टैक्स होगा उसके समान या समकक्ष होगा। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो 30 लाख तक की अगर आपकी शॉर्ट टर्म की इनकम है, वो इनकम को आप शॉर्ट टर्म के बजाय अगर आप उसको ट्रेडिंग या बिजनेस में दिखाते हैं तो इट इज मोर टैक्स एफिशिएंट, मोर टैक्स बेनिफिशियल। तो जैसे लक्ष्मण जी, खास तौर से अब ऐसा है कि छोटे और मीडियम इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो शायद उनको एक डेफिनेटली टेम्पटेशन होगा कि अब मैं इंस्टेड ऑफ कैपिटल गेन्स क्यों ना मैं इसको मैं ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम में दिखाऊं। इसके और भी फायदे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जो कह सकते हैं कि जो छोटे मझोले शेयर बाजार के निवेशक हैं, उनके लिए है कि आपको दिखाना कैसे, ट्रेडिंग के तौर पे दिखाना है या फिर निवेशक के तौर पे दिखाना, जो लॉन्ग कैपिटल गेंस टैक्स की देनदारी वहाँ उसे असबलती। एक चीज़ और है मुकेश पटेल साहब, वो ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो शेयर बाजार के निवेशक भी हैं और शेयर बाजार के ट्रेडर भी हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं, तो उस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी वो भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि फिलहाल शो में आगे मैं पूछूंगा सवाल इस दर्शकों के लिए, लेकिन कुछ सवाल फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं, उनका जवाब ले लेते हैं पहले, फिर उस सवाल पर भी जाऊँगा। तो एक सवाल हमारे पास जलंधर से आया हुआ है ऋत्विक कुमार जी का। ऋत्विक कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या उलझन है आपकी। मुकेश पटेल साहब हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लक्ष्मण जी, एक तो मैं आपको बहुत मुबारक देना पाऊंगा, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और मैं आपका एक रेगुलर व्यूअर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सवाल जो है वो ये है कि मेरे ब्रदर का एक छोटा सोल प्रोप्राइटरशिप रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, जिसमें हम फुल टाइम एम्प्लॉइज कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं उनके पेरोल पे। तो मुझे ये कंफर्म करना है कि ये क्या, अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करूं, ये सेक्शन 144 AD में आएगा या AD में आएगा? तो पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा ये है, ये कंपनीज जो है हमारा टैक्स जो है 194J में काट लेती हैं, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वो एक बड़ी कंफ्यूजन है कि हमारा वो टैक्स जो कट रहा है वो ठीक कट रहा है, उसका रिफंड ले सकते हैं नहीं ले सकते। और लास्टली मुझे बस ये पूछना है कि और कुछ हमारी कैश विड्रॉल होती है अगर अकाउंट से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, तो हम उसको एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? ठीक है, 3 सवाल आपके हैं मुकेश पटेल साहब। तीनों सवाल बहुत ही खूबसूरत हैं, कई सारे लोगों को हम एक एक करके उसका जवाब ले लेंगे। ऋतिक जी, आप तो हमारा शो पसंद करते हैं, हमें बड़े खुशी की बात है। और 1, 2, 3 आपको तीनों का अगर हम स्पष्टीकरण करें तो सबसे पहले तो मेरा जवाब है कि ये 44 AD, 144 नहीं, 44 AD या 44 ADA, 44 ADA प्रोफेशनल्स के लिए, 44 AD बिजनेस के लिए। मेरे विचार में आपका बहुत क्लियर आंसर ये है कि जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज का जो आपका है एक्टिविटी, वो बिजनेस में पड़ता है, प्रोफेशन में नहीं आता है। क्योंकि प्रोफेशन में क्या आ सकता है उसका क्लियर इनकम टैक्स एक्ट में उसकी मीनिंग और डेफिनेशंस दी गई है। ये रिक्रूटमेंट सर्विसेज इज क्लियरली अ बिजनेस। तो 44 AD में अगर आप 6% या 8% के जो नॉर्म्स हैं उसके आधार से प्रॉफिट्स दिखाते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम का आप फायदा ले सकते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये 194J में कंपनीज काटती है। एक्चुअली आपको इन कंपनीज से कहना है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 194C में टीडीएस करिए। टीडीएस तो होगा जरूर, पर 194C के प्रोविजंस लगने चाहिए, क्योंकि आप 194J में कोई प्रोफेशनल सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंट या ऐसे उस तौर से आप सेवाएं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट या उस तौर से सेवाएं नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज, यू हैव टू रिक्वेस्ट देम 194C। और जे में कट गया तो भी आप उसका क्रेडिट तो जरूर ले सकते हैं, यू कैन नॉट बी डिसएंटाइटल्ड टू द क्रेडिट एंड रिफंड। और तीसरी बात यह है कि अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में हैं
तो उसमें एक खुशखबरी ये है कि आमतौर से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता है, ऐसे केस में आपके वो कैश एक्सपेंसेस के लिमिट्स वगैरह जो हैं वो सब अमल में आते हैं, दे आर एप्लीकेबल. बट एज फार एज अ प्रिजम्पटिव बिजनेस इज कंसर्न, you know, whatever withdrawals you make, if they are within the range of the percentage कि जितना आप इससे या इससे ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो वो कैश के एक्सपेंसेस भी आप जरूर क्लेम कर सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट. और जैसे आप जानते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रखने नहीं है. बिल्कुल, तीनों सवाल का आपने बखूबी जवाब दे दिया. ऋतिक जी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, बहुत 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 धन्यवाद. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए. अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से. अशोक कुमार जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार. मेरे पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी हुआ है अभी. वो 4 साल से पहले मैंने बाजार में खरीदा था, सेकेंडरी मार्केट में जी. तो उसके ऊपर LTC लगेगा नहीं लगेगा? बहुत लोग होंगे जिनका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो रहा है. आपने पूछा लक्ष्मण जी, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि ये आप जैसे जानते हैं कि सेक्शन 47 सब सेक्शन 7C उसमें ये कहा गया है कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और अगर ये ट्रांसफर ही गिने नहीं जाते हैं तो उस केस में आपको कैपिटल गेन की कोई लायबिलिटी आ नहीं सकती है. तो इसके लिए आपको ये ख्याल में रखना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टेस्ट. एक तो इंडिविजुअल के केस में ये फायदा मिल सकता है, HUF या और केसेस में, ट्रस्ट वगैरह में ये नहीं फायदा मिलता है. इंडिविजुअल के केस में आपको फायदा मिलेगा. एंड इन केस ऑफ अ रिडेम्पशन, अभी उसमें ये नहीं कहा गया है 47(7)(c) में कि आपने किस तरीके से एक्वायर किए. आप ओरिजिनल अलॉटमेंट के तौर से होल्ड कर रहे हैं या आपने सेकेंडरी मार्केट में लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको अगर रिडेम्पशन के समय जो भी मिलता है तो वॉट एवर इज द गेन इज फुल्ली एग्जम्प्ट. अगर आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं तो आपको गेन होगा, लेकिन रिडेम्पशन है तो आपको कोई चिंता नहीं है. ओरिजिनल अलॉटमेंट या सेकेंडरी परचेज दोनों के केस में आपको एग्जम्पशन मिल सकेगा. एक सवाल और है मुकेश पटेल साहब, मैं पूछूं उनकी तरफ से या फिर समझ ले, कई दर्शकों का मन में सवाल होता है, ये तो रिडेम्पशन पे जो गेन हुआ वो, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक सर्टेन टाइम फ्रेम पे इंटरेस्ट भी आता रहता है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? जी, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल लक्ष्मण जी. वो एक छोटा सा इंटरेस्ट का एलिमेंट गवर्नमेंट ने इसलिए रखा है कि यू आर टेम्पटेड कि भाई ये केवल अकेला गोल्ड रखते हैं तो इट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट. यहां आपको छोटा सा ये भी फायदा रहेगा, और SGB में आपको रिडेम्पशन पर एग्जम्पशन है. आप आमतौर से सोना या सोने के गहने बेचते हैं तो दैट इज टैक्सेबल. तो इंटरेस्ट तो जरूर टैक्सेबल है, बट रिडेम्पशन अमाउंट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज एग्जम्प्ट. रिडेम्पशन अमाउंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में जो है उस पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन आपने चलते चलते एक लाइन बोल दी छोटी सी, उसी को लेकर मेरे मन में ये सवाल उठा कि वो ज्वेलरी या गोल्ड बिस्किट या कुछ ऐसी चीजें हैं वो अगर बेचते हैं तो उस पर गेन होता है तो उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा आपको, राइट? जरूर जरूर जरूर. हाँ, तो सिर्फ ये कि देना है टैक्स लक्ष्मण जी. हाँ. ये तो एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को अपनी खासियत, विशेष फायदा दिया गया है. हाँ, ये सारे गोल्ड पे ये प्रोविजन लागू नहीं होता, सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे है. चलिए, इस सवाल के बहाने कई सारे सवाल सुलझ गए. ऐसा करते हैं, हरियाणा चलते हैं, झज्जर, जहां प्रमोद कुमार जी हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. प्रमोद जी नमस्कार. जी, प्रमोद कुमार जी. मैंने 2020-21 में कुछ डेट फंड्स लिए थे और गोल्ड म्यूचुअल फंड लिए थे. अब मैंने 2024-25 में 3 साल के बाद उसको सेल किया था, तो उसमें मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए भाई साहब, 23 जुलाई 2024 जो लास्ट ईयर का बजट आया, उस समय से लेके ये इंडेक्सेशन का जो फायदा है
वो सब एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट में बदलाव होने के कारण उसको दूर किया गया है। माना अब लॉन्ग टर्म गेन के लिए 20% जो आपको ऑप्शन होता था 20% विथ इंडेक्सेशन, वो अब ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू पे 12.5%। द ओनली केस वेयर देर इज एन एक्सेप्शन, और आप चुन सकते हैं कि वेदर यू वांट टू गो टू फ्लैट 12.5 या 20% विथ इंडेक्सेशन, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में एक उसका जो रेसिडेंशियल हाउस है, उसका रहने का घर है, उसके लिए उसको ऑप्शन दिया गया है कि यू कैन चूज द ऑप्शन। लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स में ख्याल रखिएगा, अब 12.5% इज द प्रिस्क्राइब्ड रेट। इंडेक्सेशन को बाय बाय हो गया जुलाई 2024 से। चलिए, उम्मीद करता हूं कोई कंफ्यूजन अब यहाँ पे नहीं रहा होगा।